हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी में। आज हम आपको क्लास 12th की इंटीग्रल चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आप आज हम आपको इंटीग्रल्स के बारे में बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे तीनों चारों आ जाए तो इंटीग्रल्स के बारे में देखिए, इंटीग्रल्स क्या होता है। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशियल। जिसमें हम किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशियल आता है 2x। ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है 2x, परंतु इसका जो इंटीग्रल है वो इसका अपोजिट होगा एक्स स्क्वायर। अर्थात इंटीग्रल का मतलब हो गया किसी फंक्शन की रियल वैल्यू प्राप्त करना। पहले इस फंक्शन की वैल्यू जो थी एक्स स्क्वायर थी, अब इसका डिफरेंशियल होने के बाद इसकी वैल्यू जो हो गई 2x हो गई। तो इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, और 2x का एंटी डिफरेंशियल जो हो गया एंटी डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर, और एंटी डिफरेंशियल को ही हम इंटीग्रल कहते हैं। एंटी डिफरेंशियल को ही हम इंटीग्रल्स कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 2x है, परंतु 2x का जो इंटीग्रल है यानी कि एंटी डिफरेंशियल है वो एक्स स्क्वायर है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अर्थात हम डिफरेंशियल का अपोजिट करें तो इंटीग्रल्स प्राप्त होता है। या किसी फंक्शन की रियल वैल्यू प्राप्त करना, जैसे कि डिफरेंशियल के बाद 2x प्राप्त हुआ, इस 2x की रियल वैल्यू हम प्राप्त करें तो हमारा इंटीग्रल कहलाएगा। इंटीग्रल टू टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, इसमें हमारे पास जो होती है लिमिट्स होती हैं। जैसे कि a कॉमा बी, इसमें हम किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रल करते हैं तो वो इन लिमिट के अंडर करते हैं। जैसे कि इस लिमिट को कहते हैं हम फर्स्ट वाली को लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं हम अपर लिमिट। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यदि हम लिमिट ए टू बी पर इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल लिमिट ए टू बी एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इजिकल टू एक्स इंटू डी एक्स लिमिट ए टू बी। जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल आएगा एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लिखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को रखते हैं फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। यहां से अगर हम 1/2 कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद बात करते हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यदि हम इसका इंटीग्रल करें तो इसमें हमारे पास लिमिट नहीं होती है। एफ एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू, इसका जो इंटीग्रल आएगा
एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? ये कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई रियल वैल्यू हो तो उसका इंटीग्रल जो 0 होता है, इसीलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमने x का इंटीग्रेशन किया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया है। जैसे कि हम x का यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। यदि हम x प्लस 1 का डिफरेंशियल करते हैं तब भी हमारे पास इसका डिफरेंशियल 1 आएगा। अब ये यहाँ पर 1 कांस्टेंट राशि थी और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, तब भी दोनों का डिफरेंशियल सेम आ गया। इसीलिए हम इस कांस्टेंट को इसलिए लगाते हैं, शायद कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो तो उसका डिफरेंशियल हो, उसके डिफरेंशियल की जगह पर हम कांस्टेंट सी को लेते हैं। आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं इंटीग्रल्स के फॉर्मूले पर। इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। जैसे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू -1 होता है। n की वैल्यू हम -1 नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू -1 लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होगी। इसलिए हम x की वैल्यू -1 नहीं लेते। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x होता है प्लस कांस्टेंट c, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। इंटीग्रेशन a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log a प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 3 और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी। cos x स्क्वायर का माइनस cot x, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो होता है sec x होता है और cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है। 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है। वहीं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसमें कॉस इनवर्स का रह गया। अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो ये कॉस इनवर्स एक्स का भी हो जाएगा। इसमें कॉस इनवर्स एक्स का रह गया लिखने के लिए। साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होती है। वही कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होती है। और साइन की पावर q की जो वैल्यू होती है 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन 4। कॉस की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4 और 2 साइन ए इंटू कॉस ए इजिकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये सवाल जो होते हैं ये फॉर्मूले कक्षा 10th में भी होते हैं। टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम लॉग मोड एक्स प्लस सी होता है, और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। वही सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी होता है। वही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग 10 एक्स बाई 2 भी होता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी या 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स
ए अपॉन एक्स, इसका अपोजिट हो जाएगा जब कॉट में आ जाएगा तो। वहीं इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। अगर इसको कॉस में चेंज करेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। अगर हम 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर एक्स तो वेरिएबल है लेकिन ए जो है वो एक कांस्टेंट राशि है, ए जो है वो कांस्टेंट राशि है। यही अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही हम 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए का इंटीग्रेशन होता है। यदि इस तरह की वैल्यू आए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स बाई टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस लेते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तब हमारी जो वैल्यू आती है वो एक्स अपॉन टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये लिमिट्स के फॉर्मूले हैं। अगर हमारी लिमिट्स होती है माइनस ए टू ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है पाई ए स्क्वायर अपॉन टू। अगर हमारी लिमिट है 0 टू ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आता है पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर कांस्टेंट सी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर लिमिट ये डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, ये फाइनाइट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट सी नहीं लगाया, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट सी लगाया, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।